16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. उत्तराखंड में आज 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 1 साल के बच्चे और आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी कोरोना। अब राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 40, 9 डिस्चार्ज। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग टीम कर रही जांच। कोरोना प्रभावित इलाकों में डॉक्टर्स ने निकाला अनोखा मार्च। इलाके में है कर्फ्यू। कोरोना संकट में मदद के लिए पुलिस वालों ने दी आर्थिक मदद। सीएम राहत कोष में जमा कराया 3 करोड़ रुपए। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक ने दी मदद। 22 मार्च के बाद आज से खुले विधानसभा और सचिवालय में सरकारी ऑफिस। मंत्रियों के साथ अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे दफ्तर। जनता को अभी कुछ दिन करना होगा इंतजार। और परंपरा के मुताबिक ही खोले जाएंगे चारों धाम के कपाट। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के रावल उत्तराखंड के लिए रवाना। 3 मई तक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की करते हैं। तो राज्य में आज फिर से कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। आज 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 2 मरीज देहरादून के हैं तो तीसरा मरीज नैनीताल जिले के रामनगर का है। अब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 40 हो गया है और अब तक 9 मरीज ठीक हुए हैं। डिस्चार्ज होकर ये घर जा चुके हैं। यानी अब कोरोना के कुल एक्टिव मामले 31 है। आज 199 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 3 पॉजिटिव निकले हैं। वहीं आज जांच के लिए 227 सैंपल भेजे गए और अब कुल 371 सैंपल की जांच रिपोर्ट इस वक्त पेंडिंग है। देहरादून के मरीजों की बात सबसे पहले कर लेते हैं। यहां पर 1 साल की एक मासूम बच्चा है, 1 साल का, उससे भी कोरोना हुआ है। इस 1 साल के बच्चे के पिता जमात में शामिल हुए थे और कोरोना पॉजिटिव हैं। बच्चे के पिता का इलाज चल रहा है। आज बच्चे में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरा मरीज आर्मी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है, इनका भी इलाज चल रहा है। अब तक राज्य के 40 में से 20 मामले अकेले देहरादून से ही आए हैं। जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनके कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनमें लगातार हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो क्वारंटाइन की कार्रवाई है लगातार की जा रही है। इसमें मेडिकल टीम जो है वो सैंपल्स कलेक्ट कर रही है और इसके अलावा जो जहाँ पर भी इस तरह की रिपोर्ट ILI सिम्टम्स वाले केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर भी जो मेडिकल स्टाफ है वो लगातार सैंपलिंग कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद जो भी डेटा उनके पास से हमको मिल रहा है, जहाँ पर पॉजिटिव केसेस का डेटा हमारे पास आ रहा है, उसके बाद हमारी जो टीम है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली वो इमीडिएटली काम कर रही है। उधर रामनगर के मरीज की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव शख्स जमाती है। यह शख्स मुरादाबाद की जमात में शामिल हुआ था, वहां से वापस लौटा था। रामनगर आकर भी मस्जिद में अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा था। 30 मार्च को पुलिस ने 2 मस्जिदों को क्वारंटीन किया था और इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब इन्हीं में से एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है, जबकि 3 रिपोर्ट्स का अभी भी इंतजार है। अब इस जमाती के संपर्क में आए सभी लोगों की तलाश की जा रही है ताकि उन्हें भी क्वारंटीन किया जा सके। अभी एक रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, जो हमारे यहाँ बड़ी मस्जिद में थे, उनको हमने हल्द्वानी रेफर कर दिया है और इसके बाद जितने भी लोग हैं वहाँ पे बाकी लोगों की सैंपलिंग की जा रही है और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सब क्वारंटाइन किया जा रहा है।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो सबसे मजबूत योद्धा है, पहले डॉक्टर, दूसरे पुलिसकर्मी, और जो एक सबसे बड़ी सुरक्षा कवच पीपीई किट, इसमें भी अब कमियां सामने आने लगी है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज ने किट की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए हैं। 90 लाख रुपए में 1000 पीपीई किट खरीदे गए थे, जिसमें से कॉलेज की ओर से कई कमियां गिनाई गई हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने किट देने वाले वेंडर को लेटर भेजा है, जिसमें किट को स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बताया गया है और बाकायदे कमियों की सूची इस चिट्ठी में शामिल है। और उत्तराखंड के मौजूदा हालात को लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर का रुख करेंगे। दीपांकर, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 दिन के बाद लगातार 3 केस पॉजिटिव आए हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मेनका, मतलब उत्तराखंड में जब माना जा रहा था कि अब नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, तो 6 दिन के बाद पहले 2 मरीज आए, फिर अब 3 मरीज आए, 2 देहरादून में और 1 नैनीताल डिस्ट्रिक्ट रामनगर में। यहां 1 साल का बच्चा जो उत्तराखंड में अब तक सबसे कम उम्र का कोरोना पॉजिटिव है। मैं इस वक्त उसी इलाके में खड़ा हूं, भगत सिंह कॉलोनी का ये इलाका है, और इसी इलाके में वो बच्चा है। बताया जा रहा है कि उसके फादर मस्जिद में इमाम थे, जो खुद कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेशन में, जमात में वो गए थे। तो अब धीरे धीरे देहरादून जिसने रेड अलर्ट पर है 13 डिस्ट्रिक्ट में से, और 3 मई तक यहां पर किसी भी तरह की राहत नहीं है। हालांकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में राहत नहीं है, पुलिस यहां पर लगातार लगी हुई है, लोगों को रोका जा रहा है कि कोई भी यहां पर कोई गतिविधि ना हो पाए। पर एक चिंता का विषय जरूर है कि जैसे कवायदों के बावजूद जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून की स्थिति तो सबसे खराब है, कुल मामलों में आधे तो देहरादून से ही है। तो उत्तराखंड में अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो उसका स्टेटस क्या है? रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं? रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कितने इंतजार के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिल्कुल मेनका, 3 से 4 दिन पहले न्यूज 18 ने खबर चलाई थी कि जो सैंपल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनका नंबर बहुत कम है। 79 जिस दिन आई थी उस दिन हमने रिपोर्ट की थी, और आज लगभग 202 रिपोर्ट्स आई है, जिसमें 199 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव हैं, और अभी भी 300 से ऊपर के सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम जब डीजी हेल्थ से बात की तो उनका यह कहना था कि 2 लैब यहां पर है सरकारी, और जितनी अभी उनकी व्यवस्था है, जिन किट से ये जांच होती है वो लिमिटेड है, तो इसलिए अभी इसमें जांच में कमी है। लेकिन सवाल है कि अभी भी लगभग 62,000 लोग होम क्वारंटीन है, 1834 लोग अभी जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। तो क्या अभी भी लोग हो सकते हैं कोरोना पॉजिटिव? क्या लोगों में कोरोना के कोई लक्षण है? तो अभी जांच उस लेवल तक जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहां अगर हमें कोरोना को हराना है तो जो हथियार है, पहला हथियार लॉकडाउन, ठीक है, लोग पालन कर रहे हैं और करवाया जा रहा है लोगों से। दूसरा हथियार पीपीई किट, तीसरा कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, और फिर ऐसी व्यवस्थाओं को जो पॉजिटिव पाए जाए उनका इलाज बेहतर तरीके से हो, फिर उन्हें छुट्टी दी जाए। लेकिन पीपीई किट की हम बात करें तो यहां पर भी जूझना पड़ रहा है, पूरी सिस्टम को जूझना पड़ रहा है। जो पीपीई किट खरीदे गए अभी हाल में, उनमें भी शिकायत, लो क्वालिटी का ये किट मिला है। इस पर कुछ कह रहे हैं अधिकारी? बिल्कुल मेरे का, यहां पर पीपीई किट की जब बात की गई तो डीजी हेल्थ का यह कहना है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास किट है वो लगभग 5,500 पीपीई किट इस वक्त मौजूद हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक भारत सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। इस मामले में हमने डीजी हेल्थ से बात की, हमने इसमें मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर को भी फोन मिलाया, उनको मैसेज डिलीवर हुआ, पर उसके बाद उन्होंने आगे इस पर जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद यहां पर तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन 2-4 दिन में वो भी डिरेल हो गया। तो वहां पर भी कई बार अपर सचिव जो स्वास्थ्य के वो घिरते नजर आए। तो सवाल यह है कि अगर आपके पास जिम्मेदारी तय की गई है, आपके मेडिकल कॉलेज ने अगर पीपीई किट खरीदे, तो आपने उसमें जो स्टैंडर्ड थे उनका ध्यान क्यों नहीं रखा? आप किससे किट खरीद रहे हैं, इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? तो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आप मेडिकल कॉलेज, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज हो चाहे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज हो, अगर वहां पर आपका इलाज हो रहा है, और दोनों मेडिकल कॉलेज बड़े मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर नंबर्स मरीजों का बहुत ज्यादा है, जहां पर इलाज होता है, तो फिर मेडिकल एजुकेशन के चाहे अपर सचिव हो, चाहे निदेशक हो, चाहे सेक्रेटरीज हो, उनको इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही कि आपने फर्जी तरीके की किट इन्हें कहा जाएगा, जिनमें स्टैंडर्ड जो कंप्लीट नहीं करते, तो वो आपके जान क्या बचाएंगे, किसी डॉक्टर की जान वो किट क्या बचाएगा? तो अब इसमें जरूर ये सवाल सरकार को करना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सेक्रेटरी से। सिलाई उधड़ी हुई है, जो किट में जो कॉस्ट्यूम है, सिलाई उसकी ठीक नहीं है, जिप पर कवर नहीं है, शू कवर नहीं है, और ऐसे किट के साथ हम अपने डॉक्टर्स की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए, और जहां
कहीं भी कमी है वहां कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद इस वक्त दीपांकर पूरी बातचीत के लिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से कोरोना के कई मामले सामने आए, जिसके बाद हेल्थ टीमें अब घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच में जुटी हैं। हेल्थ टीमें इलाके में कोरोना लक्षण वाले मरीजों को आइडेंटिफाई कर रही हैं। कैसे हेल्थ टीम यहां पर काम कर रही है, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। ये पीपीई किट में ढके हुए लोग ये हेल्थ वर्कर्स हैं और जगह जगह जाकर के जो एरिया सील किया गया है और जहां कर्फ्यू लागू है वहां पर ये लोग जाकर के जांच कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भारती राणा नैनीताल की सीएमओ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से ये टीमें जांच कर रही हैं और कितने इलाके में आप जांच कर चुके हैं लगभग? देखिए, अभी तक बनभूलपुरा एरिया का हमने सारे पूरा ही एरिया एक बार कवर हो चुका है। आज से हम दोबारा शुरू करेंगे, लाइन नंबर 17 तक करेंगे। डोर टू डोर हमारे वर्कर्स जा रहे हैं। इस टीम में एक डॉक्टर होता है और एक साथ में आशा एएनएम्स का एक पेयर होता है। उनके पास एक फॉर्म होता है, पर्टिकुलर फॉर्म, जिसको वो लोग जाकर के डोर टू डोर पूछ के लोगों से उसकी एंट्री करते हैं। उसी के बेसिस पे हम निकाल के लाते हैं कहीं पे कोई सिम्टम्स तो नहीं है। वो हिस्ट्री में ये भी पूछते हैं कि कहीं आपका कहीं बाहर से आना तो नहीं हुआ, कोई बाहर से व्यक्ति आपके घर में तो नहीं आया है। सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और एक और तस्वीर आपको बनभूलपुरा की ही दिखाते हैं। डॉक्टर्स न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि सड़कों पर, गलियों में भी लोगों का ख्याल रखते नजर आ रहे हैं। यहां देखिए, डॉक्टर्स ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए विक्ट्री साइन बनाया, फिर एक साथ मार्च निकाला इन्होंने और लोगों से अपील की कि आप हाथ धोइए। छींकने का सही तरीका क्या है, ये भी डॉक्टर्स ने यहां मौजूद लोगों को बताया। इस दौरान नैनीताल के डीएम सविन बंसल भी कोरोना वॉरियर्स के साथ मौजूद थे, उत्साह बढ़ाते नजर आए। कोरोना के कई मामले आने के बाद बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और डॉक्टर्स की टीम यहां पर मौजूद थी और इन लोगों ने लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया कि कर्फ्यू जरूर है, लेकिन ये कर्फ्यू जरूरी है अगर हमें जिंदगी को पाना है और मौत को हराना है। तो अपना सेकंड राउंड भी शुरू कर रहे हैं कोर एरियाज में, जहां से हमारे केसेस आए थे, तो उन कोर एरियाज में हम अपना सेकंड राउंड शुरू करेंगे। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फिर से करेंगे और फिर से एक बार हम सैम्पलिंग करेंगे फॉर श्योरिटी कि कोई भी संभावित केस छूट ना गया हो। बनभूलपुरा वही इलाका है जहां एक के बाद एक कोरोना के कई मामले सामने आए और यहां पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी अपनी जाहिर की थी। इधर कोटद्वार से लगे यूपी के रायपुर देहात में एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद राज्य के कोटद्वार में हड़कंप मच गया, क्योंकि यूपी के रायपुर और तेलीपाड़ा से बड़ी संख्या में दूध लेकर कोटद्वार आते हैं लोग। अब प्रशासन ने यूपी से आने वाले सभी दूध व्यापारियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। साथ ही जंगल के रास्ते चोरी छिपे आने वाले लोगों पर भी खास नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते पूरा देश लॉकडाउन है और लॉकडाउन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। दूसरी बार लॉकडाउन की समय सीमा सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जो राज्य की जो सीमा है वो पूरी तरीके से सील कर दी गई है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पे, जहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसी तरीके से जो कौड़िया चेक पोस्ट है, जो मेन जो चेक पोस्ट है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा का, वो पहले से ही सील उसको किया जा चुका है। इसके अलावा ये जो तेलीपाड़ा जाने वाला रास्ता है, इसके आगे यूपी की सीमा लग जाती है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यूपी पुलिस है वो भी इस समय यहाँ पे मौके पे तैनात है। उनकी ओर से भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, नाका वहां पे लगा दिया गया है कि कोई भी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में ना जाए। और उत्तराखंड जो पुलिस है वो इस बात की देख रही है कि कोई उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में न जाए, केवल जो जरूरी सेवाएं हैं उनको ही छूट दी गई है। इसके अलावा जो लोग परमिशन लेके आते हैं अपने क्षेत्रों से, उनको ही जाने की इजाजत दी गई है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो राज्य की सीमाएं हैं वो सील कर दी गई है और दोनों ही पुलिस आपस में मेलजोल करके राज्यों की सीमा पर तैनात है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। और इधर लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप में मजदूरों को जमाते लिखने वाले ग्रुप एडमिन पर अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मजदूरों को राशन न उपलब्ध करवाने वालों पर 3 ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि कल उत्तरकाशी के 80 गंगा क्षेत्र में रोड निर्माण में लगे 11 मजदूर राशन नहीं मिलने की वजह से परेशान हो गए थे। कल देर शाम जंगल के रास्ते सियालना गांव पहुंचे थे ये। ग्रामीणों की सूचना पर चिकित्सकों के साथ पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और जांच के बाद मजदूरों को बड़कोट लाया गया था। हम यहाँ पे गौरजोली पे काम कर रहे थे जी, वहाँ पे ठेकेदार ने कोई सुविधा नहीं दी है हमको, ना तो हमें खर्चा दिया, ना घर पे खर्चा, ना यहाँ पे खर्चा। तो इस करके हम परेशान हो गए, वहाँ से चल पड़े थे क्योंकि इनके जो ठेकेदार थे उनके द्वारा
इनकी जो भोजन और रहने खाने की व्यवस्थाओं में कुछ कमियां पाई गई, जिस कारण हमने ठेकेदार और जो ठेकेदार ने कुछ जो लोग नामित किए थे इनकी देखभाल करने के लिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इधर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने चारधाम यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा इस बार 3 मई तक संचालित नहीं हो पाएगी, लेकिन मंदिरों के कपाट परंपरा के मुताबिक ही खोले जाएंगे। दोनों धामों के रावल के केरल और महाराष्ट्र में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने बद्रीनाथ धाम के रावल को सड़क मार्ग से आने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं केदारनाथ में कपाट खोलने को तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खुलेंगे। इससे पहले बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। और कोरोना के संकट काल में पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और अब उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी आर्थिक मदद भी दी है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से 3 करोड़ रुपए सीएम राहत कोष में जमा कराया गया है। इसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के सभी पुलिसकर्मी स्वेच्छा से 1 दिन की सैलरी, जबकि सीओ से डीजीपी तक के सभी अधिकारी 3 दिन की सैलरी देंगे। 3 करोड़ की मदद देकर उत्तराखंड पुलिस ने एक मिसाल पेश की है। जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी से लेकर डीजीपी महोदय तक, सभी के द्वारा अपना 3 दिन का वेतन इस राहत कोष में दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ने से लगभग 3 करोड़ की राशि इकट्ठा होगी, जो हम माननीय मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में जमा कर देंगे। और एक लंबे लॉकडाउन पीरियड के बाद आज यानी कि 17 अप्रैल को सचिवालय और विधानसभा ऑफिस खुले। मंत्रियों के साथ अधिकारी कर्मचारी भी अपने दफ्तरों में नजर आए। मंत्रियों की बात करें तो सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक और धन सिंह रावत विधानसभा ऑफिस में दिखे और शासकीय कामकाज इन्होंने पूरा किया। हालांकि इस दौरान आम लोग दफ्तरों से दूर रहे। जनता के लिए अभी ऑफिस नहीं खोले गए हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए हम अपने ऑफिस में बैठे हैं और यहाँ पर स्टाफ भी हमारा बड़ा मिनिमम स्टाफ है। 3 के स्टाफ से हम काम चला रहे हैं और यहाँ पर जो भी फाइलें हैं उनको निपटाएंगे और काम करेंगे। और जनता की टेलीफोन भी हमारे पास आ रहे हैं, जो समस्या होती है उसका निदान हम लोग करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे हम जो सामान्य जनजीवन है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, इसका स्वागत करता हूँ मैं। आम जनता के लिए भी जो है सभी ऑफिसेस बंद हैं और मुझे लगता है कि ये सबको भी पता है कि जब लॉकडाउन है अभी 2 तारीख तक, तो आम आदमियों को जो है अभी मना है, क्योंकि वही जा सकते हैं जिनके पास होंगे या फिर जिनको हॉस्पिटल जाना है या फिर जिनको दवाइयों के लिए जाना है। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी आज पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने जरूरी कामकाज निपटाया। मीडिया से बात करते हुए बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्थिति पहले पूरी तरह से नियंत्रण में थी, लेकिन जमातियों की वजह से पूरे देश की तरह ही उत्तराखंड में भी स्थिति बिगड़ गई। नैनीताल जिले का एक कॉर्नर है जिसको बनबुलपुरा इलाका कहते हैं, वहां पर कुछ ज्यादा है और वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। और ये जो बड़ा है, ये जो जमातिये थे इनके कारण से बड़ा है। इन लोगों ने इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर ठीक संभली हुई स्थिति को फिर बिगाड़ दिया। तो निश्चित रूप से इसके लिए कड़ा कदम उठाना था, तो ये भी लगाया और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। द लॉकडाउन का असर उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट्स पर पड़ना अब तय माना जा रहा है और प्रोजेक्ट्स का डेडलाइन पर पूरा होना मुश्किल हो गया है। फिर चाहे बात ऑल वेदर रोड की हो, कुंभ की हो या फिर केदारनाथ में पुनर्निर्माण की। देखिए ये रिपोर्ट। डबल इंजन की सरकार के दम पर उत्तराखंड में तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर परवान चढ़ते, लेकिन अब कोरोना की मार का असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिर चाहे 2017 में शुरू हुआ ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट हो, इसे 2021 में पूरा होना था और ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। वहीं साल 2021 के कुंभ से पहले नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर और पुलों का काम भी अगस्त 2020 तक पूरा होना था, लेकिन सब ठप पड़ा है। सरकार भी मानती है कि मौजूदा हालात में किसी भी प्रोजेक्ट का तय समय में पूरा होना मुश्किल है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी आ गई है और पूरा विश्व जो है इस महामारी से त्रस्त है, तो निश्चित रूप से जो डेडलाइन है भारत सरकार की भी हैं या हमारी राज्य सरकारों के भी हैं,
तो निश्चित रूप से जब 1-1.5 महीने काम नहीं हो पाएंगे तो उस काम को उतना आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में फिलहाल सबसे बड़ा आयोजन कुंभ है, जिसमें परमानेंट और टेम्पररी कंस्ट्रक्शन का बड़े स्केल पर काम होना है। वहीं मजदूरों की कमी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ना होना मुसीबत और बढ़ा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोरोना से नुकसान सच्चाई है, लेकिन इसी में रास्ता भी निकालना होगा। हाँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्टेप जो है राज्य सरकार ने भी लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है कि अब इन प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे तो उससे जो समस्याएं हैं थोड़ी सी गरीब तबके की, मजदूर की, और इन प्रोजेक्ट को भी हमें समय से पूरा करना है क्योंकि आवश्यकताएं तो उन सब की भी हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर तमाम सुरक्षा उपायों के बीच कुंभ कार्यों को आगामी 20 अप्रैल से शुरू करा सकती है और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जो है तकनीकी कार्य कर रहे हैं, चाहे सड़क बनाने का कार्य हो, पुल बनाने का कार्य हो या घाट बनाने का कार्य हो, उन सब की मीटिंग लिया था। उनके पास कितनी लेबर अभी है, कितनी लेबर की आवश्यकता होगी। वैसे अब तक राज्य सरकार पर धीमे कुंभ कार्यों को लेकर अक्सर भड़कने वाली अखाड़ा परिषद के सुर भी अब नरम हो चले हैं। अधिकारियों से और राज्य सरकार से, अधिकारियों से, सबसे साधुओं से मेरी एक ही है कि आप इच्छा शक्ति रखें, समय पे काम अच्छा होगा, कुंभ मेला अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार से आप निराशा मत होइए। आशावादी व्यक्ति, आशा आपको होना चाहिए। कुंभ मेला निश्चित होगा, बहुत सुंदर होगा। अब ऑल वेदर रोड हो या कुंभ 2021 का आयोजन या फिर केदारनाथ का पुनर्निर्माण काम, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई आयोजन, कोरोना ने सब पर असर डाला है। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में बड़े प्रोजेक्ट्स पर इसका असर साफ दिखने लगा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यहां देहरादून से खबर, जहां पर लॉकडाउन के बीच शराब तस्कर लगातार सक्रिय हैं। तस्करों से 8 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी गई है। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में से अवैध शराब पकड़ी गई। सेलाकोई थाना क्षेत्र का यह मामला है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। तस्करों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है। देहरादून से एक और खबर, जहां पर शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से 8 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की गई है। एक वाहन में ये शराब लेकर के जा रहा था और तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ा और इसकी गिरफ्तारी हुई। सेलाकोई थाना क्षेत्र का ये मामला है। लॉकडाउन के दौरान शराब, पान, गुटखा, सिगरेट, इन तमाम चीजों पर इस वक्त बैन है। बैन इसलिए क्योंकि ये बेची नहीं जा रही है, इसकी दुकानें बंद है, जिसकी वजह से भी तस्करी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। और संकट काल में लोग कई तरह से मदद कर रहे हैं। चंपावत के 80 साल के बुजुर्ग पद्मा दत्त पुनेठा ने अपना पूरा शरीर ही दान करने की पेशकश की है। राज्य आंदोलनकारी पुनेठा का कहना है कि सरकार कोरोना की वैक्सीन के लिए उनके शरीर पर टेस्टिंग कर सकती है और वो अपना शरीर क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए देने को तैयार है। उनका परिवार भी उनके इस फैसले के साथ है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। ये एक अकल्पनीय परिस्थिति विश्व के सामने आई है। इसको देखते हुए इसमें जो इसको बचाने के लिए दवा और वैक्सीन की खोजें हो रही हैं, इन